नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 21 फरवरी को आपका एसएससीडी का फर्स्ट यूनिट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट यूनिट में जो 20 जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकांश सरल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। उसके साथ ही संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कल जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था वहीं से आज है जो कि प्रश्न देखने को मिले हैं ज्यादातर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो पूछा गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध पूछा गया था कौन से वाद्य यंत्र से है। 4 ऑप्शन दिया गया था, बांसुरी दिया गया था, इसके अलावा तबला दिया गया था, शहनाई दिया गया था और आपका दिया गया था सरोद। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है, यानी कि शहनाई इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई से है। ठीक है, उनको शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय है जो कि दिया जाता है। इसके अलावा 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित है, जो कि किया जा चुका है। इसके अलावा 2001 में भारत रत्न सम्मानित आपका लता मंगेशकर को भी किया जा चुका है। शोभा लक्ष्मी जी के बारे में कल पूछा गया था, 1998 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पहले संगीतकार थे। इसके अलावा रविशंकर, पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 102वें जन्मदिन के अवसर पर गूगल डूडल ने उनके गूगल के द्वारा सम्मानित किया था डूडल बनाकर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें कि जो लोग मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप दीजिएगा कहाँ से, तो मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में वो फ्रेंड्स आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी पास प्रो के ऊपर बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, यानी कि बिग डिस्काउंट ऑन लाइफ टाइम पास प्रो चल रहा है। अगर लाइफ टाइम का पास प्रो अगर आप लेते हैं तो मात्र 483 रुपये में ये आपको मिलने वाला है। कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा ईयरली का पास प्रो लेते हैं तो ये मात्र आपको 351 में ही मिल जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि लाइफ टाइम ही लीजिए। इसमें आपको 3 साल का वैलिडिटी मिलता है, यानी कि 1095 दिनों का। टेक्स्ट बुक के ऊपर जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा SSC बैंकिंग रेलवे या आपके स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पर आपको दे सकते हैं, साथ ही PDF को भी आप डाउनलोड कर पाते हैं और उसका मॉक के रूप में उसको दे भी सकते हैं। इसके अलावा पिछला बार जब आपका रेलवे का वैकेंसी आया था तो उसमें आपका बताते तो 40,000 प्लस बच्चों ने यहाँ से सिलेक्शन लिया था और 82% जो क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं के टेस्ट बुक के टेस्ट सीरीज से देखने को मिला था। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर अगर आपसे पूछा गया होगा, महिला साक्षरता दर अगर आपसे पूछा गया होगा तो महिला साक्षरता दर में सबसे जो पिछड़ा राज्य है फ्रेंड्स वो आपका है राजस्थान 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल ही हमने आपको बताया है कि जब आपसे पूछा गया था महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा, कल पूछा गया था सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर आपका केरल का था, लेकिन सबसे कम आपका बिहार का है। वहीं पर बात करेंगे पुरुष का साक्षरता दर में। ठीक है, पुरुष का साक्षरता दर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल है। अगर आपसे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके अलावा सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा बिहार है जो कि सबसे ओवरऑल भी सबसे साक्षरता में सबसे निम्न स्थान रखता है और टॉप पर आपका कौन है, तो आपका केरल है। इसके अलावा भारत का साक्षरता दर आपका कहना है 74.04% है। ठीक है, एक बार PDF में इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा देश में तो 74.04% है। पुरुष का साक्षरता दर आपका 82.14% है। ये भी 100% पूछा जाएगा, ये भी डाटा, और ये भी डाटा पूछा जाएगा 65.46%। ठीक है, आप लिख कर लीजिए, पूछा ही जाएगा। इसके अलावा केरल आपका टॉप पर है, केरल के बाद आपका लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम आता है। ठीक है, बिहार का स्थान सबसे निचला है, बिहार के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का स्थान है जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लोसर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए लोसर और लोसार दोनों में कंफ्यूजन मत होना है। ठीक है, हम आपको अभी लोसर बताएंगे और लोसार बताएंगे। लोसर अगर आपसे पूछा गया होगा लोसर, ठीक है, लोसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा आपसे अगर पूछा गया होगा लोसार, ठीक है, लोसार, तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि लोसार ही पूछा गया था। ठीक है, तो लोसार पूछा गया होगा तो लद्दाख हो जाएगा, और लोसर पूछा गया होगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वहीं पर बात करें लोसंग अगर पूछा जाता है, लोसंग, तो ये कहाँ का हो जाता है, ये आपका सिक्किम का हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये जो लोसर त्योहार है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपका मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बारी बारी से करके तीनों आपसे पूछा जाएगा, कंफर्म है। लोसर 3 दिनों का त्यौहार, इसे तवांग में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा केरल में आपका ओणम मनाया जाता है, असम में आपका बिहू मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी को याद रखिएगा। इसके अलावा लोसार आपका लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, 15 दिनों का यह त्यौहार है, इसको भी आप याद रखिएगा। लोसार का एक तिब्बती शब्द है जो कि जिसका अर्थ होता है नया साल। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि हरित क्रांति का जो संबंध है आपका किस क्षेत्र से है। ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए थे, कृषि, रसायन, उद्योग, जूट। ठीक है, इस प्रकार करके आपके ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि क्षेत्र से है। ठीक है, आपके जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हुए नॉर्मन ब्लॉक हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वहीं पर भारत में बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। ठीक है, ये आपके नॉर्मन ब्लॉक को आपको 1970 में हरित क्रांति में के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरित क्रांति का शुरुआत 1960 में होता है। भारत की बात करेंगे तो 1966 से 67 तक का माना जाता है। ठीक है, हालांकि दशक आपका 1960 ही माना जाता है। अगला है कि सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो सरोजनी नायडू की बात करेंगे तो जो सरोजनी नायडू हैं, 4 ऑप्शन दिया गया होगा आपको इस प्रकार: 1922 गया, 1928 कलकत्ता, 1925 कानपुर, 1931 कराची। तो इसका राइट आंसर आपका 1925 कानपुर हो जाएगा। कल ही हमने आपको बताया था जब आपसे पूछा गया था कि कांग्रेस के पहला अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, यानी कि कहाँ हुआ था, उसी में हमने आपको जो प्रमुख जो कांग्रेस अधिवेशन थे उसके बारे में बताया था, और आपको सरोजनी नायडू के बारे में बताया था कि ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कल का वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 का कानपुर अधिवेशन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि पहली महिला कौन थी, भारतीय नहीं ओवरऑल महिला पूछा जाता, तो आपका एनी बेसेंट हो जाता, एनी बेसेंट हो जाता। ठीक है, इन्हें सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इसके अलावा वो भारत में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर में थी। हाँ, वही संयुक्त प्रांत जो पहले आपका यूपी के नाम से, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। कल भी ये प्रश्न पूछा गया था, आज भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। तो वित्त आयोग की बात करेंगे तो वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 280 हो जाएगा। ठीक है, कल ही आपको बताया था कि वित्त आयोग का संबंध 280 से है। वित्त आयोग का आपका संवैधानिक निकाय है जो कि केंद्र राज्यों के बीच करों की सुविधा के वितरण का सुझाव देने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाता है। तो वर्तमान में आपका 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष आपके अरविंद पनगरिया जी हैं, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके एन.के. सिंह यानी कि नंदकिशोर सिंह थे। ठीक है, अरविंद पनगरिया वही साहब जी हैं जो कि आपके वाइस चेयरमैन बने थे नीति आयोग के प्रथम वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 20 है आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो भारत के संविधान की बात करेंगे तो जो अनुच्छेद 20 है वो दोस्तों आपका संबंधित है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के सजा के संबंध में संरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। वो 3 प्रकार का सुरक्षा है: कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कोई दोहरा दंड नहीं, और कोई आत्म संसन नहीं। ठीक है, यानी कि किसी भी अपराध के लिए आरोपी किसी व्यक्ति के खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो कार्योत्तर विधि सुरक्षा उसको पढ़ लीजिएगा, कोई दोहरादंड नहीं है इसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नृत्य में उनके योगदान के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो नृत्य में उनके योगदान की बात करेंगे तो इसके लिए आपका संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड का शुरुआत आपका हुआ था 1951 में, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो इससे सम्मानित किया गया है आपका रतन टाटा जी को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रतन टाटा जी को आपका सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार को। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में उद्योग के विकास में बड़ी भूमिका निभाने के लिए मद्देनजर रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उद्योग आपके रतन टाटा जी को 2008 में पद्म विभूषण भी मिला है, 2000 में पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दलीप ट्रॉफी इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो दलीप ट्रॉफी के विषय में कल ही हमने आपको बताया था जब आपसे रंगा स्वामी कप, आगा खा कप के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कि दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी इन सभी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। तो आज आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट हो जाएगा। दलीप ट्रॉफी का नाम कुमार श्री दलीप सिंह के नाम पर रखा गया था। यह घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेला जाता है। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित कप और ट्रॉफी के बारे में हम लोग देखें तो इसका एक ट्रिक है कि दीवार के हीरो आईना। ठीक है, दीवार के हीरो आईना। ठीक है, दी से दोस्तों आपको देवदत्त ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी याद रखना है। वार से आपका वर्ल्ड कप, विल्स कप याद रखना है। के से आपका कुछ बिहार कप याद रखिएगा। ही से हीरो कप, रो से
रोहिंटन कप, अ से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, ई से ईरानी ट्रॉफी, ए से एसएस ट्रॉफी, न से नायडू ट्रॉफी, एक आपका रणजी ट्रॉफी भी याद रखिएगा जो कि आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। कल पूछा गया था रंगास्वामी कप जो कि हॉकी से था, आगा खा कप जो कि हॉकी से ही था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला है कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावनी की बात करेंगे तो लावनी का संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। लावनी का जो संबंध है आपका महाराष्ट्र है, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य, यह परंपरागत गीत और नृत्य का मिश्रण है। यह नृत्य विशेष रूप से ड्रम के एक समान एक यंत्र अर्थात ढोलक की मनमोहक धुन पर किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से 9 गज की साड़ी पहनकर किया जाता है। बाकी के चर्चा हम लोग रात को 8 बजे लाइव क्लास में करेंगे। ठीक है, अगला है किस खेल में भाग लेने वाली खिलाड़ी को पजलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, पजलिस्ट की बात करेंगे या पुजिलिस्ट की बात करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया था, मुक्केबाज, टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुक्केबाज। मुक्केबाज कहने का अर्थ मतलब बॉक्सिंग से संबंधित है। बॉक्सिंग एक लड़ाई है जिसमें 2 लोग परंपरागत रूप से सुरक्षात्मक गॉटलैंड पहनकर रिंग की लड़ाई के रिंग में पूर्व निर्धारित मौके के लिए एक दूसरे पर मुक्के मारते हैं। इस खेल में प्रतिस्पर्धाओं को मुक्केबाज कहा जाता है, जिसे कि अन्य भाषा में पुजिलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा देश पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। दो करके ऑप्शन दिए गए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के विषय में आप लोग को मालूम होगा कि पहले ये दोनों देश अपने देश भारत का हिस्सा हुआ करता था 1947 से पहले। ठीक है, पाकिस्तान की बात करते हैं तो भारत से अलग होने वाले देशों की बात करें तो सबसे परिणाम आता है पाकिस्तान का। आज भले ही भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन एक समय में भारत का हिस्सा हुआ करता था। 15 अगस्त 1947 को धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बन गया। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश जब आपका 1947 में अलग हुआ था तो ये पहले पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1971 में आपका युद्ध हुआ था, मालूम होगा। ये युद्ध के दौरान आपका जो सेना है बांग्लादेश को अलग कर दिया था पाकिस्तान से। ठीक है, तो भारत तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखें तो पूछा गया था और अधिकतर सभी क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी जो 2-4 क्वेश्चन जो छूट गए होंगे, एक आपका शायद हर्षवर्धन से कोई प्रश्न पूछा गया था जिसका प्रश्न नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ आपका टॉपिक मिल गया था कि हर्षवर्धन से पूछा गया था। ठीक है, तो जो भी प्रश्न छूट जाएंगे उसको हम लोग ऑल सेट के वीडियो में कर लेंगे, इसके लिए आपको चिंता नहीं लेना है। बाकी इतना प्रश्न आज के आपके फर्स्ट में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह का एनालिसिस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। उसके लिए आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक के पास प्रो का लाभ उठाना चाहते हैं तो 22 फरवरी तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। लाइफ टाइम पास प्रो पर 480 रुपये में आपको मिलने वाला है। एपीजी कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।